नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो ये पेपर था 20 अगस्त वाला सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक के पिछले पार्ट में सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि एक बड़े गोलाकार गेंद को पिघला करके छोटे गोलाकार कांच की गेंदें बनानी थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। हमको 17 क्वेश्चन से आज सॉल्व करना है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, तो पिता को मैं मान लेता हूँ एक्स और पुत्र को मान लेता हूँ वाई। ठीक है, तो जो पिता है वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4y। ठीक है, फिर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष बाद है तो 4 पिता में भी जुड़ेगा और 4 जुड़ेगा किसमें, पुत्र में। इन दोनों की आयु का योग हो जाता है 43। ठीक है, हमको पुत्र और पिता की उम्र बतानी है कितनी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे और इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 43 में से घटा दो किसको, 8 को। ठीक है, तो 13 में से 8 गई 5 और 4 में से 1 जाएंगी तो 3, 35 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 4y है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या है, 4y है। तो जहाँ पर यहाँ x है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं x की जगह पे 4y। तो यहाँ पर 4y अगर लिखते हैं तो 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 5y इक्वल टू 35 और 5 से इसको काट देंगे, 5 7 35, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 7। ठीक है, अब y इक्वल टू अगर 7 है, y इक्वल टू कितना है, 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू वाई है। ठीक है, y का मान 7 है तो 7 चौको 28, x इक्वल टू आ जाएगा 28। ठीक है, तो इस तरह से x किसकी आयु थी, पिता की, y किसकी थी, पुत्र की। तो पुत्र हो गया 7 साल का, पिता हो गया 28 साल का। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया तथा एक श्रमिक 5वें दिन शामिल हो गया, तो 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो पैटर्न चेंज है, बाकी जो हमने आपको बताया था MDH वाला फॉर्मूला, M1 D1 H1/W है ना, बराबर M2 D2 H2/W2, इस तरह से जो फॉर्मूला था उसी का यूज होगा यहाँ पर भी। तो देखिए, जहाँ पर उसमें मैन हुआ करते थे तो यहाँ पर श्रमिक हैं, 14 हो जाएंगे। डे की जगह पे 5 दिन दिया हुआ है, और जो ये 10 टेबल है तो ये वर्क है। ठीक है, तो ये बटे में जाएगा। ठीक है, तो 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं, इसको सेट कर लिए। इसी तरह से 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया है, तो श्रमिक कितने हो गए यहाँ पर, 10, शुरू कर दिया काम। 5वें दिन एक श्रमिक और शामिल हो गया, तो 5वें दिन शामिल हुआ है, इसका मतलब कि 10 श्रमिकों ने 4 दिन काम किया है। ठीक है, 4 दिन काम किसने किया है, 10 श्रमिकों ने। फिर क्या होता है 5वें दिन, तो यहाँ प्लस कर देंगे। 5वें दिन क्या होता है, एक श्रमिक और आ जाता है, तो श्रमिकों की संख्या हो जाती है 11। और अब पता नहीं है कि कितने दिन लगेंगे 12 टेबल बनाने में। 4 दिन तो पहले काम हो चुका है ये, अब पता नहीं है कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं और बर्थडे में क्या जाएगा, 12। तो 12 टेबल बनानी है। 10 10 जो श्रमिक थे उनने 4 दिन ऑलरेडी काम किया कर लिया है। ठीक है ना, तो ये 4 हम ऐड करेंगे बाद में, अभी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, यानी कि 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये 12 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 12 सत्ते 84 बराबर, ये 10 चौको कितना हो गया, 40 प्लस 11x। ठीक है, इतना आ गया। फिर है इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये 40 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 84 में 40 जाएंगे, कितना बचेगा, 44, और बराबर कितना जाएगा, 11x। तो 11x बराबर 44 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब कि जो 11 श्रमिक थे
उन्होंने कितने दिन काम किया है? तो 11 श्रमिकों ने काम किया है 4 दिन। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, तो 11 श्रमिकों ने किया 4 दिन और 10 श्रमिकों ने किया 4 दिन, तो टोटल कितने हो गए? 8 दिन। यानी कि जो 12 टेबल हमको बनानी थी उनको बनाने में लगेंगे टोटल 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ताजे फल में 62% जल निहित है तथा एक सूखे फल में 24% जल निहित है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, सिंपली जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ फ्रैक्शन में। तो 62 को लिख सकते हैं 62/100, और जो 24% है इसको लिख सकता हूँ मैं 24/100। अगर जो फल है वो 100% होगा, 100% में से अगर ताजे फल में 62% जल है तो फल कितना है? ठीक है, तो 100 में से 62 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गई 8 और 10 में 7 गई 3, यानी कि 38। जो 38% भाग है उसमें क्या है? फल की मात्रा है, बाकी के 62% में जल की मात्रा है। ठीक है, ये ताजे फल की कंडीशन है। सूखे फल में क्या होता है? 100 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा? 10 में 4 गई 6 और 10 में से 3 गई 7, 76 आ जाएगा। मतलब कि सूखे फल में 76% क्या है? फल है और 24% जल है। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, इसको काट देते हैं, एक आ जाएगा 38 एकम 38, 38 दूनी 76। इसका मतलब ये हुआ, इस एक का मतलब, इस 2 और 1 का मतलब ये हुआ कि जो फल हैं सूखे फल में फल की मात्रा कितनी है? 2, और जो ताजा फल है उसमें फल की मात्रा है 1, यानी कि जस्ट इसकी हाफ। ठीक है, सेम है, मतलब सिंपल सा है कि सूखे फल में अगर फल की मात्रा 2 है तो उसकी आधी है किसमें? ताजे फल में। बस इतना हमने देख लिया तो अब बन जाएगा हमसे। 100 किलोग्राम 100 kg क्या है हमारे पास? ताजे फल हैं। ठीक है, ताजे फल हैं। अब इससे हमको बनाना है क्या? सूखे फल प्राप्त करना है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से हमको प्राप्त करना है सूखे फल, तो हम कितने प्राप्त कर सकते हैं? तो 100 का क्या कर देंगे? आधा, यानी कि 1/2। क्योंकि जो सूखे फल थे वो जब 2 सूखे फल हो रहे थे तब उसमें से एक ताजा फल, मतलब कि एक ताजा फल का गूदा बोल रहा हूँ कि फल, एक ताजा फल में फल की मात्रा, और वहां पर 2 जो सूखा था उस वो जस्ट डबल था। किसका? ताजे फल का जस्ट डबल था। ठीक है, तो यहाँ पर आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 kg। ठीक है, 50 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, राइट आंसर। समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको ये समझ में आ गया कि जो ताज़ा फल है उसमें 38% क्या है? फल है। जो सूखा फल है उसमें 76% क्या है? फल है। इसको अगर हम काटेंगे तो ये सिंपली 1 और 2 में कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें फल की मात्रा कितनी है? 1, और इसकी जस्ट डबल फल की मात्रा है किसमें? सूखे फल में। ठीक है, ये रेशियो नहीं है, मतलब इसमें फल की मात्रा 1 है और इसकी डबल मात्रा किसमें है? सूखे फल में। इतना बस लॉजिक याद रखना, 1 यहाँ पर है तो ये डबल है इसका। तो जब ये वाले फल रखेंगे हम लोग यहाँ पर 100, ठीक है, जब यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 फल लिए, इससे हमको सूखे बनाना है। सूखे कौन से? सूखे फल बनाना है कौन से? ये वाले। ठीक है, सूखे फल बनाना है तो इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये 50 बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फल की क्वांटिटी डबल लगती है। फल की क्वांटिटी क्या लगती है? डबल, इसलिए आधा कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, 4 लोगों की आयु लगातार सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? एक अगर पहली x है तो x+4 होगी, दूसरी x+2 होगी, फिर x+4 होगी, फिर x+6 होगी। ठीक है, इसी तरह से होती हैं। जैसे देखिए 2 4 6, तो 2 में कितना जुड़ा? +2। यहाँ पे कितना जुड़ा? +2। मतलब हर बार कितना जुड़ता जा रहा है? +2 +2 ऐड होता जाएगा। ठीक है, सम संख्याओं में।
सम और विषम दोनों में ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह से कितनी चार संख्याएं, चार सम संख्याएं हैं लगातार किसकी, चार लोगों की आयु। इनकी यदि समूह की आयु का योग 156 है, मतलब इनको क्या कर दें हम, सिंपली ऐड कर दें। ठीक है, सिंपली इसको ऐड कर दें अगर, तो कितना आ जाना चाहिए, आ जाता है 156 है, क्वेश्चन में गिवन है ये 156। ठीक है, ऐड करो तो 1 2 3 और ये 4, तो 4x आ जाएगा बराबर 6 4 10 और 2 12। ठीक है, संख्या 12 है जो कि इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, 12 घटा दो 56 में, तो 6 में से यहाँ पे 12 घटा दो, 6 में 2 गई कितना आएगा 4, और 5 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 144 आ गया। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 3 12 और 4 6 24, तो x बराबर आ जाएगा 36। ठीक है, x बराबर 36 आ गया। अब इसमें पूछा कि समूह में सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा सदस्य कौन सा होगा, x+6, ये होगा सबसे बड़ा सदस्य। ठीक है, तो x की वैल्यू है 36, उसमें 6 और जोड़ दो, तो 36 और 6 कितना हो जाता, 42, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 के एक समूह का औसत मान, 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है, माध्य 0.4 तक बढ़ जाता है, तब एक माध्यमान समूह में जोड़ा जाता है तो नया मान क्या है। ठीक है, सिंपली इसमें क्या है, एवरेज दिया हुआ है, कितना 15.8 दिया है अपन को औसत, बोल रहा है कि माध्य जो है 0.4 बढ़ जाता है, तो 0.4 इसको इंक्रीज कर दीजिए। ये क्या है, ओरिजिनल जो गिवन है। ठीक है, 20 लोगों के समूह का या 20 क्वांटिटी का जो एवरेज है वो है 15.8। अब इसको 0.4 बढ़ाना है, तो 8 4 12 की 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और 5 1 6, यानी कि 16.2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाने के बाद ये हो गया 16.2। तो जब एक माध्यमान समूह में जोड़ा जाता है तो नया मान क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो ये वाला एवरेज किसका है, 20 क्वांटिटी का, यानी कि 20 वस्तुओं का जो समूह था उसका एवरेज है ये वाला, और जो 16.2 है, ठीक है, 16.2 है वो है 21 वस्तुओं का। तो सिंपली 21 वस्तुओं की ओरिजिनल वैल्यू निकाल के 20 की ओरिजिनल वैल्यू से घटा दो, तो निकल आएगा किसका, जो कि एक नया मान आया था या नई क्वांटिटी आई थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं, 15.8 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 से, ठीक है, तो ये दशमलव हटाओ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20, यानी कि 2 8 16 की 6 हासिल 1, और 2 पंचे 10 और 1 11, और 2 1 कम 2 1 3, 316 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई 20 क्वांटिटी वाले की, 316, यहाँ पर लिख लो। इसी तरह से 16.2 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 का। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपली पहले कर देते किसका, 20 का, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, और 2 एकम 2 1 3, 32 40 आ जाएगा, और 162 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 2 1 3 1 4, और ये 34.02 आ जाएगा। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, तो 340.2। ठीक है, कितना आ गया, 340.2 आ गया 21 वस्तुओं के लिए, 340.2। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट यानी कि घटा दो, तो जो 21वीं वस्तु थी उसका मान आ जाएगा 340.2 में से घटा दो किसको, 316.0 को। ठीक है, तो ये 2 का 2 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएंगी तो क्या बचेगा 4, और यहाँ पर 4 में से 2 हो जाएंगी तो 2, यानी कि 24.2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस। और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में है, तो करते जाते हैं। ठीक है, ये है इमरान और ये है अकबर। ठीक है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 3:4। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं 3 अच्छे से 3:4 लिख दिया। ठीक है, फिर यदि 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 5:6 हो जाता है 16 वर्ष बाद। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बताया रेशियो दिया हो तो इनका डिफरेंस देखा कीजिए, अगर ये डिफरेंस सेम है तो कोई बात नहीं है, नहीं है सेम तो बनाना पड़ता है। बनाते कैसे हैं, इसको इससे घटाओ जो आए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आया p, तो p का गुणा करेंगे
इस पूरे के साथ। ठीक है, बता चुका हूँ मैं कई बार, मतलब पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें बताया था। इसी तरह से इनका डिफरेंस निकालना है, मान लीजिए क्यू आई, तो इस क्यू का मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले के दोनों अंकों के साथ। ठीक है, जब इसका गुणा कर देते हैं आप लोग तो ये दोनों सेम आ जाते हैं, मतलब इनका डिफरेंस क्या आ जाता है, सेम आ जाएगा। इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 6 में 4 कहीं 2 आता है, 5 में 3 कहीं 2 आता है, मतलब कि डिफरेंस ऑलरेडी सेम है। इन दोनों जो रेशियो दिए हुए हैं, दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन क्वेश्चन में ये डिफरेंस 2 ना होकर कितना है, 16 है। 16 वर्ष बाद है ना, ये वाला रेशियो 16 वर्ष बाद का है, तो 2 ना होकर के 16 है। कितने का मल्टीप्लाई किए, 8 का। ठीक है, 8 का किए। तो अगर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको, तो इसी 8 का मल्टीप्लाई होगा इमरान की वर्तमान आयु ज्ञात करने पे। इमरान की वर्तमान आयु क्या है, 3 है। ठीक है, रेशियो में 3 है, तो अगर यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी कर देना पड़ेगा 8 का मल्टीप्लाई, यानी कि आ जाएगी 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब किसी की भी निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ये 8 आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, 8 आ गया ना, इसकी पूछता 8 चौको 32 साल। 16 वर्ष बाद इमरान की पूछता 8 पंचे 40 वर्ष। 16 वर्ष बाद अकबर की पूछता 8 छिंग 48 वर्ष। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एवं सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, ए एवं बी का औसत वजन 50 किलोग्राम है तथा बी एवं सी का 60 किलोग्राम है। ठीक है, सिंपल लिख लेते हैं। औसत वजन है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो औसत होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ो, मतलब तीनों क्वांटिटी को जोड़ो, जितनी क्वांटिटी उससे भाग कर दो, जो आए वो औसत है। गिवन है कितना, 55 होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको अपन छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे, जगह की कमी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3 है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 55 से गुणा कर दो। 55 गुणे 3 कितना होगा, 55 गुणे 3, 3 5 15, 3 5 15, 116, 165 हो जाएगा। ठीक है, 165। चलिए इसी तरह से ए एवं बी का औसत दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी बटे में 2 आएगा, तो 2 को हम गुणा कर देते हैं सीधे सीधे, यहाँ पर आ जाएगा 100, क्योंकि 50 है औसत, तो गुणे 2 100 हो जाएगा। इसी तरह से बी एवं सी का 60 किलोग्राम है, तो बी प्लस सी बराबर कितना है, 60। 60 दूनी 120। ठीक है, हमको निकालना है किसका, बी का वजन। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करके रखें व्यापम की साइट से, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी का वजन याद करना है, ताकि आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट जैसे इसमें नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो बी प्लस सी यानी कि बी का वजन याद करना है। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना चाहिए, बी कहाँ पर है देख सकते हैं, सभी में बी है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड क्यों करें, घटा देते हैं, क्योंकि बी चाहिए। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 2b और प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 और 100 कितना, 220। ठीक है, मतलब हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो a प्लस 2b प्लस सी बराबर 220 आ गया। अब बचा कौन सा हमारा, ये दो इक्वेशन, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, इस पर देखो a और c को हटाना है क्योंकि b चाहिए, तो इक्वेशन ये नए इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे, तो a और c दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए a से a कट जाएगा अगर माइनस करेंगे, ये c से ये c कट जाएगा, और दो b में से एक b घटेगा तो कितना बचेगा, b। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ b, और बराबर में 220 माइनस 165 करना है, तो 165 को घटा दो, 10 में से 5 जाएंगी तो 5, 12 में से 7 जाएंगी तो 5, इस तरह से कितना आ जाएगा, 55। b का मान कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया 55। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 55 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ठीक है, 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। ठीक है, अब हम
मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 15 वस्तुओं की लागत की है कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, मान लीजिए 15 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपये है। तो जो 15 वस्तुओं की लागत है वो बराबर कितनी, 10 वस्तुओं के, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस के बराबर है कितनी, 10 वस्तुओं के। ठीक है, तो 10 वस्तु मिलेंगी बेचेंगे अपन कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, अगर 10 वस्तु हम 100 रुपये में बेच रहे हैं तो एक वस्तु कितने में बेचेंगे, सिंपली 10 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये में। तो हमारे पास टोटल कितनी वस्तुएं थी, 15। हमने बेची कितनी है, 100 रुपये में 10 बेची हैं, हमको बेचनी है पूरी पूरी कितनी, 15। ठीक है, तो एक वस्तु 10 रुपये की, तो 15 वस्तु कितने की हो जाएंगी, 150 की, 150 की। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 150 रुपये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। सेलिंग प्राइस ऑफ यानी कि विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपये, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं का 100 रुपये हो गया। ठीक है, सिंपल है यार। अगर कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है वो, तो विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब 10 रुपये की 10 वस्तुएं 100 रुपये की हैं, तो एक वस्तु 10 की हो जाएगी, तो 15 वस्तुएं 150 की हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये जो सेलिंग प्राइस है 150, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। हमको निकालना क्या है, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, सेलिंग प्राइस 150 था, कॉस्ट प्राइस था कितना, 100। इन दोनों को घटा देंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 रुपये। लाभ आ जाएगा 50। ये लाभ किस पर मिला है, 100 रुपये पर, तो 100 और गुणे 100। ठीक है, क्योंकि लाभ परसेंट होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसको काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क स्पिट्ज एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तक तैर सकता है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि अगर डाउन स्ट्रीम में कोई बंदा तैर रहा होता है तो उससे क्या करते हैं, धारा की चाल को ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, लेकिन अगर कोई अप स्ट्रीम में तैर रहा है तो उसकी चाल से धारा की चाल को माइनस कर देंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि धारा के अनुरूप अगर वो तैरेगा तो धारा उसको सपोर्ट करेगी, इसलिए वो प्लस हो जाती है उसमें स्पीड। और अगर वो विपरीत, धारा के विपरीत तैरता है तो वो उसको सपोर्ट ना करके बल्कि उसके अपोजिट काम करती है, इसलिए वहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये सब पता है आपको, तो सिंपली हमको यही करना है। धारा की गति 2 किलोमीटर दी है, तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी x+2। अनुकूल मतलब कि डाउन स्ट्रीम में x+2 हो जाएगी क्या, चाल व्यक्ति की, मार्क स्पिट्ज की। पहला इक्वेशन ये दिया है कि मार्क स्पिट्ज एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तैर सकता है। मतलब कि जो अप स्ट्रीम है x-2, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x-2 घटा देंगे 2 को, इसकी जस्ट डबल है कौन, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। फिर दिया है कि स्थिर पानी पूछा है कि स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो x का मान निकालें, क्योंकि वही तो उसकी चाल है, स्थिर पानी में चाल होती है x। फिर ये जो +2 -2 किया गया है ये होती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2x - 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x+2। ये यहाँ पर अगर 2x इस तरफ लाओगे तो -x बचेगा, और बराबर में अगर इस 4 को इस तरफ ले जाओगे तो -6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, x बराबर कितना आ गया, 6। मतलब जो मार्ग स्पीड थी उसकी जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। जो उसकी स्पीड है किसकी, मार्ग स्पीड की, 6 किलोमीटर पर आवर है। हमसे पूछा क्या है कि 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दी है 3 किलोमीटर और जो स्पीड दी है वो है 6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, हाफ आवर यानी कि
आधा घंटा, और आधा घंटा मिनट में ले जाओगे तो हो जाएगा 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच शटल करती है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। ठीक है, फिर बोला है कि मान लें कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल अंतराल पर हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के समझाना चाहता हूँ। देखिए स्टेशन कितने हैं, 5, ठीक है, और सभी 10 किलोमीटर के अंतराल पर हैं। तो एक स्टेशन, 2, 3, 4 और ये हो गए 5 स्टेशन। ठीक है, सबकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। ये भी 10, ये भी 10, 10, 10 और ये भी 10। ठीक है, ये पॉइंट ए है इधर पर और ये पॉइंट बी है। इनके बीच में 5 क्या है, स्टेशन है। तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर हो जाएगी इनकी डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 60 किलोमीटर, सिंपल सा। फिर इसमें ये बोला गया है कि 5 मिनट के लिए प्रत्येक क्या है, प्रत्येक मध्यवर्ती स्टेशन पर रुकती है। तो 5 मिनट के लिए रुक रही है और 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुक रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी रुकेगी 5 मिनट, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पाँचों में 5 मिनट अगर रुकेगी तो टोटल कितनी रुक जाएगी, 25 मिनट। ठीक है, तो 25 मिनट तो उसको टोटल रुकना है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं है काम, ये जो 25 मिनट आया इसको बाद में जोड़ देंगे, सिर्फ इतना काम रहता है। ठीक है, तो इसका कुछ भी नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है, तो इसे बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई है, 60 किलोमीटर। चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, निकाल लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5 घंटे, 6/5 घंटे लगेंगे उसको ए से बी तक जाने में। ठीक है, ये 6/5 घंटे कौन से लगे, डायरेक्ट जाने में, लेकिन वो रुकती कितनी है, 25 मिनट। 25 मिनट भी रुकती है ना, तो उसको भी इस पे ऐड कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 6/5 आवर और 25 मिनट। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले इसको आवर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा, ये आवर में था ना 6/5, आंसर जो है मिनट में दिया है, तो इसको हम बदल लेते हैं। 12×6 = 72 आ जाएगा यहाँ पर, 12×6 = 72 और प्लस कितना है, 25 मिनट। 25 मिनट कहाँ से आया, 5 मध्यवर्ती स्टेशन, यहाँ 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 5-5 मिनट 5 जगह रुकेगी, तो ये टाइम भी काउंट होगा ए से बी तक जाने में लगे में। ठीक है, ए से बी तक जाने में लगा समय, ये भी काउंट होगा जहाँ पर रुकी है। तो 25 मिनट ये हो जाएंगे, 72 ये थे, तो 5×2 = 7 और 7×2 = 9, यानी कि कितना जाएगा, 97। ठीक है, तो उसको 97 मिनट लगेंगे ए से बी तक जाने में, रुक रुक के जाना है फिर भी। ठीक है, तो 97, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये बताना होता है कि कौन सा एक ठीक इसके समान नहीं है। यहाँ पर जो ये पता दिया हुआ है, इस पते से कौन मैच नहीं करता है। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते चलते हैं। पहले उसी को पढ़ लीजिए, स्टेफन हॉर्लिक्स 2336 अल्पाइन प्लेस 2171 हॉर्निंग सी पार्क ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्टीफन हॉर्लिक्स ये ठीक है, 2336 ठीक है, अल्पाइन प्लेस ठीक है, 2171 ठीक है, हॉर्निंग सी ठीक है, पार्क भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, स्टीफन हॉर्लिक्स 2336 अल्पाइन प्लेस 2171 मॉर्निंग सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, हॉर्निंग सी, और जो हमारा ओरिजिनल पता था मैन उससे मिलाना है ओरिजिनल से, ये पता है हॉर्निंग सी है इसमें। ठीक है, ये देखिए हॉर्निंग सी, इसमें क्या लिखा, मॉर्निंग सी। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एवरेज निकालना है हमको, औसत निकालना है। तो सिंपल सा, औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, सभी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दीजिए
और नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हैं उनसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या निकल आता है, एवरेज स्कूल लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐड कर दो, 4 3 7 5 12 3 15 15 2 17 1 18 की 8 हासिल की 1 बचेगा। 4 3 7 5 12 12 6 18 18 25 18 7 25 और 25 5 30 और 33 34 348 बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है, तो 6 पंचे 30 और 6 8 48 यानी कि 58। 58 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। ठीक है, यानी कि एक कौन है, पुलिस है, आप लोग हैं, और एक कौन है, थीप है, हम लोग हैं। ठीक है, तो एक पुलिस हो गया और एक हो गया थीप, चोर। तो आपके और हमारे बीच में कितनी दूरी है, 200 मीटर। 200 मीटर दूरी है हमारे और आपके बीच में। चोर दौड़ना आरंभ करता है, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया यहाँ से, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। ठीक है, आप लोग पीछा कर रहे हैं और चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11, मतलब जो पुलिस है वो तेज दौड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ना है ना, तो जिसको पकड़ना होता है वो तेज दौड़ता है। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि उसको तेज दौड़ना है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रमोशन, तो तेज दौड़ना पड़ेगा। थीप को क्या है, चोर को दिक्कत नहीं रहती है ना, पकड़ भी गया तो क्या छूट जाएगा, तो ये धीरे से दौड़ता बढ़िया 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, सेटिंग है सब। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है चोर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है पुलिस। ठीक है, 200 मीटर की हमारी डिस्टेंस है, पकड़ना है। ठीक है, किसको, चोर को। तो पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेंगे, डिस्टेंस निकालनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है हमको। अब यहाँ पर देखो, ये क्या दिया हो, अपन को दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, किससे, थीप से। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, किससे, थीप से, 1 किलोमीटर। लेकिन उसको 1 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 घंटे में ये जो दौड़ेगा 10 किलोमीटर, ये दौड़ेगा 11 किलोमीटर, तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। इसको 1 किलोमीटर ना दौड़ के पकड़ना कितनी डिस्टेंस पे है, 200 मीटर पर। ठीक है, 200 मीटर दौड़ना है टोटल। तो सिंपली 1 किलोमीटर दौड़ता है किस, एक घंटे में कितना ज़्यादा दौड़ देता है, 1 किलोमीटर। दौड़ना कितना है, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर दौड़ना है। यहाँ पर इसको 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लें, 1000 मीटर लिख लेते, क्योंकि 200 मीटर का सवाल है ना। तो एक एक घंटे में, 1 आवर में 1000 मीटर, 1000 मीटर वो कवर कर लेगा। ठीक है, करना कितना, उसको 200 मीटर हमको करवाना है। तो 200 मीटर करवाने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर दें कि 200 आ जाए, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अगर यहाँ पर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 1/5 आवर में वो 200 मीटर कवर करके थीप को पकड़ लेगा। ठीक है, कितने समय में, 1/5 आवर में। ठीक है, इतना समझ में आया, सिंपल है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, मतलब ये 1 घंटे में कितना चलता है, 11 किलोमीटर। थीप कितना दौड़ता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो 10 किलोमीटर इसके और 10 किलोमीटर इसके तो क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब कि डिस्टेंस कवर नहीं होगा। जितना 10 इसने दौड़ा 10 इसने दौड़ा, फिर जो बाकी का ये 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ता है, बस इसी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आगे हो जाएगा ये। ठीक है, 1 घंटे में 1000 मीटर आगे हो जाएगा। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए सिर्फ 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करना है, तो 1000 को हमने 5 से डिवाइड कर दिए तो आ गया कितना, 200 मीटर। अब 200 मीटर डिस्टेंस को 5 से डिवाइड किए तो टाइम भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए उसको 1/5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 1/5 घंटे। इसमें हमको समय न निकाल के क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, स्पीड इंटू
टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो पुलिस की निकालना है ना, पुलिस कर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगी, पुलिस की डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड कितनी थी 11 और टाइम उसने लिया 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/5। डेसिमल में दिया है तो चेंज कर लो, 105 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी कि 2.2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 2.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसी तरह का देखा था, एक पता था उसमें भिन्न निकालना था, इसमें भी भिन्न निकालना होता है, बहुत सावधानी से देखना है। QWERRQ 080 इस तरह से है, ठीक है। फिर RQEWQ है, तो ये इसमें इस तरह से है। दूसरा जो सेकंड नंबर का है, हाँ सेकंड ही अलग है, ठीक है। सबसे देखिए इसमें लास्ट में 3 1 के बाद में क्या है, RQEWQ, जबकि इसमें क्या है GQEWQ। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर G है, बाकी सभी में देखो इसमें भी R है, इसमें भी R है, इसमें भी R है, मतलब 3 में R है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें यहाँ पर GQ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4/9 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 1/2 की घाते 4 प्राप्त हो, ठीक है, ये बताना है हमको। तो 4/9 है, सॉरी 4/9 की पावर -4 को किससे डिवाइड करें, तो हमने मान लीजिए x से डिवाइड कर दिया, तो भागफल क्या प्राप्त हो गया, 1/2 की पावर 4, ठीक है, सिंपल है। अब ये ऊपर माइनस की घात है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, 9/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 9/4 की पावर कितना आ जाएगा, इसकी पावर 4 और इसकी भी पावर 4, ठीक है। तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 9/4 माइनस है इसलिए इसको 9/4 किया है, ठीक है, नहीं तो 4/9 लिखा था वहाँ पर। इसकी घाते 4 और इसकी घाते 4, इसको भाग करना है x से, तो x से भाग किए थे तो गुणा करेंगे, 1/x से, बराबर आना चाहिए 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। चलिए अब ये 4 की घाते 4 है, इधर यहाँ बटे में इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू डायरेक्ट लिखना है अपन को, 1 की घाते 4 करोगे 1 ही आएगा, तो 4 की घाते 4 ही आएगा ऊपर, और नीचे कितना है 2 की घाते 4, यानी कि 2 की घाते 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 की घाते 2, ठीक है, 4 की घाते 2, और ये 9 की घाते 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 9 की घाते 4, 4 की घाते 2 को काट दोगे किससे, तो यहाँ पर बचेगा 4 की घाते 2, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब ये 1/x है, हमको फाइंड करना है x की वैल्यू, तो जस्ट x बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू पलट जाएंगी और कुछ नहीं है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 की घाते 4 चला जाएगा ऊपर, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 4 की घाते 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 4, ठीक है। तो ये टोटल x बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 की घाते 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 9/2 की घाते 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हमारा ये इस सेट में ये पहला क्वेश्चन है इस तरह का, अभी तक पिछले सेटों में शायद नहीं आया है, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। हमको क्या दिया है, x² + 1/x² की वैल्यू दी है, x + 1/x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो सिंपल सा x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी ट्रिक्स हैं, ठीक है, यूट्यूब मार्केट में आप चाहे जितनी सर्च करोगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर घात में 2 और 3 तक के क्वेश्चन आए तो उसको बेसिक से कर लो, सिंपली इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, x² + 1/x² + 2, ये तो आप सभी को पता है, सीधे a का वर्ग धन b का वर्ग +2 ab किया, ठीक है। अब इसका मान हमको गिवन है 1x² + 1/x² का कितना है 23, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, +2 है यानी कि कितना आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा x + 1/x² बराबर 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से हम इस 2 को हटा देंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है रूट,
तो x प्लस 1/x का मान आ जाएगा ±5। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी, ऑप्शन नंबर तीसरा ±5। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल एस क्यू पी इक्वल टू 70 डिग्री है, देन पी आर क्यू फाइंड करना है। ठीक है, दिए गए चित्र में यदि कोण एस पी क्यू, इसको मैं यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, वो जो सर्कल बना है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सर्कल से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है इससे। ये इस तरह से है, फिर यहाँ पर इस तरह से है। ठीक है, इतना है। अब इसके हम एंगल दर्शा देते हैं। हमको दिया है एस पी क्यू, ये है पी क्यू आर एंड एस। तो एस पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है हमको 65 डिग्री, सिंपल सा 65 दिया है। और एस क्यू पी 70 दिया है। एस क्यू पी यानी कि ये वाला पूरा का पूरा दिया है हमको कितना 70 डिग्री। ठीक है, ये दिया है कितना 70 डिग्री। फिर है पी आर क्यू पूछा है, कौन सा पी आर और क्यू, यानी कि हमसे पूछा है ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, एक लाइन खींच देते हैं सिंपल सी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला 65 है, ये वाला कितना है 65, ये 65 हो गया 65, ये हो गया 70। फाइंड करते हैं किसको, ये वाले एंगल को, कौन सा ये वाला, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है ना ये वाला। और त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री। एक दिया है 65, एक दिया है 70, तो तीसरा निकाल सकते हैं आराम से, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 6 13 यानी कि 135 डिग्री हो जाएंगे ये। 180 से माइनस कर दो इसको तो कितना जाएगा, 10 में 5 ही 5, 8 में 4 ही 4 यानी कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला। ये वाला कौन सा हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये वाला अगर 45 है तो ये वाला भी कितना होगा 45। ठीक है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, ये यहाँ पर 65 है तो ये वाला भी क्या होगा 65 होगा। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब तो अब मैं फिगर में समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब भी बताया, यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, ये कैसा कोण है 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 90 डिग्री है। अगर ये एक 90 है तो हमको ज्ञात कौन कैसा करना है, पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल। एक 90 है, एक 45 है, तो तीसरा कोण कितना होगा 45 होगा, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो अगर ये वाला 45 पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं, तो ये कोशिका रस से भरी हुई रहती हैं। जो रसधानियाँ होती हैं वो कोशिका रस से भरी होती गुहिकाएं हैं। फिर है हमारा 4 के पहले 5 2 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात करें। तो जो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मतलब 4 के 2 अंकों वाले 5 मल्टीपल का माध्य निकाल देना है। तो देखो 4 दूनी 8 होता है, तो 8 2 अंकों का तो है नहीं, 4 3 12, एक हो गया 12, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24 और 4 सत्ते 28। ठीक है, सही है। 4 की टेबल बनती है सर, 4 दूनी 8, 4 थी 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 2 अंकों के 5 गुणांक हो गए, इनका माध्य यानी कि एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड कर दो सबको, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 की शून्य हासिल की 2, 2 4 6 1 7 1 8 2 10। ठीक है, 100, और 100 बटे कितना जाएगा 5, तो 20 पंचे 100। आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 को एक्स माइनस 8 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, सीधे सीधे भाग दे देना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, सिंपल सा भाग लगाओ क्योंकि फटाफट कर लेंगे हम लोग। x माइनस 8 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो x से भाग कर दो, गुणा करो, ठीक है, x बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, चिन्ह परिवर्तित करना है, माइनस किया यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है, ये कट गया, 8 और 1 9x आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 72, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, मल्टीपल 9 है तो यहाँ पर भी हमको चाहिए क्या, प्लस का 9x आ जाएगा, और यहाँ पर 9 8 72 माइनस का 72, तो इस तरह से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x + 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं, तो किस में संग्रहित करते हैं, इसका राइट आंसर नमी रोधी पात्र से, क्योंकि जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, नमी के कारण वो पिघल जाता है, ठीक है, मतलब कि उसमें नमी अवशोषण की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है, खराब हो जाता है उससे, इसलिए उसको नमी रोधी पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक लोलक 8 सेकेंड में 60 बार दोलन करता है, ठीक है, तो उसका हमको समय अवधि निकालनी है, मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल की डेफिनेशन आप सभी को पता होगा, एक सेकेंड में जितने दोलन करता है उसको एक दोलन करने में जितना समय लेता है, ठीक है, एक दोलन करने में लिया गया समय आवर्तकाल है, ठीक है, और जो एक सेकेंड में जितने दोलन होते हैं वो आवृत्ति कहलाती है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो सिंपली हमको निकालना है क्या, आवर्तकाल, ठीक है, एक दोलन करने में लगा समय, तो देखो 8 सेकेंड में कितने दोलन करती है, 60, जो सरल लोलक है, पेंडुलम है, वो 60 दोलन कर लेती है 8 सेकेंड में, तो हमको क्या निकालना है, एक दोलन निकालना है, किसमें, x सेकेंड में, ठीक है, तो सिंपली 60x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करते हैं ना इस तरह से, 60x इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/60, तो ये हो जाएगा 8/60, भाग दे देंगे, अच्छे दे देते हैं, सॉरी 8/60, ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो 0.80 हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, 60 कम 60 कितना बचा, 20, तो 200 हो जाएगा, और 3 छंग 18, यानी कि 0.13, ठीक है, 0.13 सेकेंड लगेंगे, इसका हो जाएगा इसकी समय अवधि। जो मैंने तरीका बताया उससे अगर नहीं करना है तो सिंपल कैसे करोगे, 8 सेकेंड में करता है 60 दोलन, तो एक दोलन करने में क्या लगेंगे, 8/60, और सिंपल से इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 0.13 सेकेंड, ये ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराशि की गणना करें, यानी कि अमाउंट फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट इफ द प्रिंसिपल कितना है, 6000, टाइम पीरियड 2 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धित है, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको सेपरेट वीडियो भी बना के बताया था कि किस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले किसको पकड़ते हैं हम लोग, रेट को, रेट कितनी दी है 5%, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20 हो जाती है इसका फ्रैक्शन, तो अच्छे से कर लेते हैं, r इक्वल टू दिया है 5%, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/20, तो जो ये 1/20 है इसका मतलब ये होता है 20 रुपये में 1 रुपये ब्याज मिलती है, ठीक है, किस रेट से, 5% की ब्याज, 5% के रेट से 20 रुपये में 1 रुपये ब्याज मिलती है, तो इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 20, और जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 21, ठीक है, इस तरह से 20 21, अब कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर कर देंगे, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 400, लेकिन ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है 6000 है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 6000, ये यहाँ पर 6000 है, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं, 400 ना होकर के, या क्या, ये क्या है, जो प्रिंसिपल है हमारा 400 ना होकर के 6000 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 6000, अब ये इसका डायरेक्ट मल्टीपल तो है नहीं, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर, सीधे 6000/,
400 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और जो कटे तो काट दो। ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 से काट दियो 15, यानी कि मल्टीपल ऑफ 15 है, ठीक है, सिंपल सा है। 15 चौको 60 है, तो यहाँ पर 6000 है, मल्टीपल ऑफ किसका है, 15 का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 15 का मल्टीपल किए हैं इसमें, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल आया है। इसी तरह से 441 में भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का, तो ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 441 इंटू क्या आ जाएगा, 15, तो 15 एकम 15 की 5 हासिल की 1, 15 चौको 60 और 1 61 हासिल की 6, 15 चौको 60 और 6 66, यानी कि 66 15 इसका अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। तो तारों के टिमटिमाने के लिए बहुत बार पढ़ चुके हैं, साइंस के 1600 क्वेश्चन पढ़े थे, उसको आपको जरूर पढ़ के जाना है पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। फिर है हमारा, एक सभा भवन में 72-25 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभा भवन में पंक्तियां हैं। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जितने एलिमेंट हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4 ही क्या हैं, 4 बच्चे बैठे हैं एक पंक्ति में, तो 4 ही पंक्तियां हैं। मतलब यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ऐसे 4। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जितनी पंक्तियां हैं भवन में, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही भवन में छात्र हैं, ठीक है। सभा भवन में क्या बोला, एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं, मतलब कि पंक्ति में उतने ही छात्र हों जितने की पंक्तियां हो। तो सीधे सीधे उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। 72-25 किसका होता है, तो ये होता है सीधे सीधे 85 का, ठीक है। 85 इंटू 85 करो कितना आएगा, 55 25 और 8 9 72, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85। 72-25 का राइट जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 85, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.005832, ठीक है। इसके परिमेय संख्या का घन निकालना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओ, बटे में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो आप सभी को पता है 58 32 किसका क्यूब होता है, 18 का। और इसमें कितने जीरो हैं, 2 4 6, यानी कि ये इसमें आ जाएगा 100, ठीक है। तो 18/100 काट दो, तो 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, तो 9/50 कितना जाएगा, 9/50, ऑप्शन नंबर 2। फिर है, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं, क्या सब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं, ठीक है। तक को चिन्हित करें, तो उत्पादक यानी कि जो आपने पढ़ा होगा, किसमें, विज्ञान में पढ़ा होगा, जो फूड चक्र होता है उसमें सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे। तो इसमें आ जाएगा घास, ठीक है। का नाम बताइए, 15वां क्वेश्चन है, जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। भंडारित अनाज को प्रभावित करने वाले कवक का नाम क्या है, तो ये है, इसका नाम है एम्परगिलम्स, ठीक है, एस्परगिलम्स नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा, किसके कारण, तो ये होता है शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। शरीर में अगर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो उसका भार 2 माह में 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। तो किससे बना होता है, त्वची ऊतक से, डर्मल टिश्यूज से मिलकर बना होता है पौधे के सभी भागों का बाह्य आवरण, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, डर्मल टिश्यू या त्वची ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिया है, बराबर है। वर्ग की एक भुजा क्या है, 24 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई बताओ। तो देखो, जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि 24 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 गुणे 24 हो जाएगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई दी है 16 सेंटीमीटर, लंबाई ज्ञात करनी है तो इसको x मान लो।
क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, काट दो इसको, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, और इस 2 से काटेंगे इसको तो 12 दूनी 24, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 × 36 सेंटीमीटर होगी आयत की लंबाई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा पी ए क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा है। तो सबसे पहले अपन एक ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। अब पी ए क्यू एक, तो इस पर नाम दे दें ए बी सी। ठीक है, इस बी सी के समानांतर एक रेखा है कौन, पी ए क्यू। तो ये जो पी ए क्यू रेखा है, पी ए क्यू, ये समानांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। चलिए चित्र को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बनाते नहीं बनता है ना। ए बी सी की भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा है। तो कोण पी ए बी बराबर भी दिया हुआ है, कितना दिया है, थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, 55 डिग्री। ठीक है, 55 दिया है। पी ए बी कहाँ पर है, तो ये रहा यहाँ पर, ये है 55। ठीक है, 55 डिग्री दिया है। तो ए सी बी बराबर 60। ए सी बी कहाँ पर है, ए सी बी ये रहा, ये है कितना, 60। ठीक है, ये है 55, ये है 60। तो सी ए बी बताना है, मतलब सी ए बी ये वाला कोण बताना है। ठीक है, तो देखो ये वाला अगर 55 है तो इसका एकांतर कोण है कौन, ए बी सी, तो ये भी होगा 55। अब ये वाला पता हो गया 55, ये वाला 60 पता हो गया, तो तीनों का योग होता है 180। दो मालूम पड़ जाए तो तीसरे को कैसे निकालते, इन दोनों को जोड़ो, 180 से घटा दो, तो ये हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 115 डिग्री। 180 में से 115 घटा दो तो 10 में 5 गई 5, और 8 में से 2 गई 6, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 65 है। ठीक है, जो बी ए सी कोण हो जाएगा 65 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। मतलब कि द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलोड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। जुताई के बाद क्या किया जाता है, तो बुवाई की जाती है, सिंपल सा है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और डी सी बी सी पर अभिलंबवत है। अभिलंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, सीधे सीधे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, ए बी समानांतर है डी सी, तो मैं ए बी बना लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा चित्र में क्यों नहीं हुआ मैं थोड़ा फास्ट, ए बी, और ये क्या है, डी सी। ठीक है, ये है ए बी और ये है डी सी। चलो, तो बोला क्या है कि बी सी पर अभिलंबवत है कौन, डी सी। डी सी जो है वो बी सी पर अभिलंबवत है, मतलब यहाँ पर ये इस तरह से अभिलंबवत है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर है इस तरह से, ये समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि अभिलंबवत है। ठीक है, अगर यहाँ पर 90 है तो यहाँ सामने भी कौन सा कोण बनेगा, 90 का। तो दो 90 के हो गए। अब दिया है कोण डी ए बी बराबर 110, यानी कि डी ए बी ये वाला कोण कितना दिया है, 110। तो ए बी सी और ए डी सी बताना है, मतलब ये वाले कोण और ये दो वाले कोण का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए ये 110 है, ये 90 है, ये 90 है। चारों कोणों का योग कितना होता है, एक 360। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ो और 360 से घटा दो, तो चौथा कोण यानी कि ये वाला कोण हमको पता चल जाएगा। 90 दूनी 180 और 110। ठीक है, 180 और 110 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 290, और 290 को घटा देना किससे, 360 से। 360 माइनस 290, 0, 16 में से 9 गई तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, 70 डिग्री आया। तो ये आ गया कितना, 70 डिग्री ये वाला कोण। तो पूछा क्या है कि डी ए बी सी कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री। ए बी सी यानी कि 90 माइनस ए डी सी यानी कि ये वाला 70,
बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। 90 माइनस 70 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें, क्योंकि? तो आप सभी को पता है कि जो प्लास्टिक होता है वो अपघटित नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। प्लास्टिक जो है प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अजैव निम्ननीय होता है। फिर है हमारा, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको अति परासरी माध्यम एवं में कोशिका द्रव्य का संकुचन के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो कहाँ पर जोड़ा जाता है? ये सीधे सीधे ऑन द लाइव वायर, ठीक है, विद्युतमय तार पर, ठीक है, विद्युतमय तार पर, यानी कि ऑन द लाइव वायर पर जोड़ा जाता है विद्युत फ्यूज। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 25 नंबर का, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। क्या है? 4/3x माइनस 5 माइनस 3x इक्वल टू दिया है 2/5, सॉरी मिट गया, 4/3x माइनस 5 माइनस 3x और इक्वल टू है 2/5, ठीक है। काट दो, 2 से ये कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या? 2, सिंपल सा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 10 इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस का 5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, यानी कि प्लस का 3x, ठीक है। तो ये 3x और 3x कितना हो जाएगा? 6x, और ये माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 15, यानी कि 6x बराबर 15। तो 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5/2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 5/2 विल बी राइट आंसर। हमारा एक बेलन, क्या है? बेलन है, ठीक है, सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है, तथा यदि इसका आयतन 352 घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो बेलन मैंने आपको मेंसुरेशन का पूरा पार्ट का वीडियो बना के दिया हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है? πr²h। यहाँ पर देखो 4:7 दिया है, क्या? रेडियस और हाइट का अनुपात है ये, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। लेट कर लिया क्या कि जो रेडियस है वो है 4x और जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 7x, ठीक है। इतना मैंने लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि आयतन 352 घन सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होता है एक्चुअली? πr²h होता है ना, πr²h। इस फॉर्मूले में मान रख दो, पाई का वैल्यू 22/7, r² मतलब कि 4x का स्क्वायर तो 16x² आ जाएगा, ठीक है। और πr², अब h है यानी कि 7x हो जाएगा। ये बराबर किसके दिया हुआ है? 352 के। जो ये आयतन है वो दिया है 352 के बराबर, ठीक है। अब क्या करें? जो कटता हो काटो, 7 से इसको काट दो तो 7 से 7 कट जाएगा। इस 16 से इसको काट दो, 16 दूनी 32 और बचा कितना? 3, तो 16 दूनी 32, 22, और इस 22, एक सेकेंड, इस 22 से ये 22 कट जाएगा, तो x² बराबर कितना आ गया? 1, यानी कि x इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 है तो त्रिज्या पूछा, त्रिज्या क्या होगी? तो r बराबर 4x है, x का मान आ गया 1, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? r इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर पहला। विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था। मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था
और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो है बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है, तो उसके धातु भागों तक आ सकता है विद्युत विसर्जन, ठीक है, इसलिए उसको छाता ना ले जाने की सलाह दी गई थी राधा को। नेक्स्ट है, एक तारे के आकार की आकृति काली कागज की पट्टी में काटी गई थी, जिसका उपयोग डी स्टार्च किए गए पौधे की पत्ती को ढकने के लिए किया जाता है, जो यह प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रयोग के अंत में जब पत्ती को आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया था, तो पत्ती में तारे की आकृति ऐसी पाई गई थी, तो वो पाई गई थी नीली काली, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। तो थोड़ा साइंस बहुत ज़्यादा कठिन आती है, इसलिए हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट 1600 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है और एक 500, तो 16 5 2100, इस तरह से 2100 आपको फैक्ट अगर पढ़ लेंगे आप साइंस के तो ये सब बन जाएगा, ठीक है। देख लेना, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 29 है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ये इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बन गया हमारा समांतर। एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा सा। एक समांतर चतुर्भुज है, तो भुजा PQ को, तो PQRS तो बना दे, PQR&S, ये हो गया क्या हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। PQ को T तक बढ़ाया जाता है, इस PQ को हम बढ़ा देंगे T तक, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने T तक। तो कोण QRS कितना है? QRS यानी कि ये वाला जो कोण है ये है 125 डिग्री है। अब RQT बताना है, RQT यानी कि ये वाला, तो ये अंतः एकांतर कोण है। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ एकांतर कोण का। ये कोण अगर 125 है तो ये कोण भी 125 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 रुपये है। कुछ सॉफ्टवेयर संस्थापित यानी कि इंस्टॉल करने में 450 रुपये अतिरिक्त खर्च होते हैं। आप सभी को पता है जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें जो अतिरिक्त खर्च होता है उसको ऐड करना होता है, ठीक है, क्रय मूल्य में ही ऐड करना होता है। और यदि यह कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, सिंपली निकाल लीजिए। सबसे पहले तो 20,650 में आपको जोड़ देना चाहिए किसको? 450 को। कितना जाएगा? 0 5 5 10 की 100 नाचले 6 4 10 और 1 11 1 2 यानी 21,100 आ गया, ठीक है। CP जो होता है वो ऑलवेज 100% होता है, इतना याद रखना है, 21,100, ठीक है, 100% होता है अपने आप में। कौन? CP, कॉस्ट प्राइस। हमको निकालना है 15% के लाभ पर बेचना है उसको, तो उसका हमको 115% निकालना है। कितना? 115%, तो निकाल दो। 21,100 बटे में 100 आ जाएगा, इंटू 115 आ जाएगा। एक सेकेंड यार, थोड़ा ऊपर जाओ, ऐसे 115 हो गया। इसको काट दो, 5 से काटोगे 20 पंचे 100, इसको 5 दूनी 10 और 5 × 15 23 आ जाएगा। और काटो, ये कट जाएगा कितना? 0 से 0, और ये कैसे कितना आ जाएगा? 2 1 कम, इसको भी काटो, 2 1 कम 2, ठीक है, फिर 0 2 पंचे 10 और यहाँ पर भी 2 पंचे 10, 1055 गुणे 23 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 1055 गुणे 23, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 20 से करोगे कितना जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 1 कम 2, 21,100 आ जाएगा 20 से करोगे तो। और 3 से करना है, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 1 कम 3, ठीक है, ये 16 है। 5 6 कितना आ गया? यहाँ पर आ जाएगा, मैं अलग से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज। यहाँ कितना है? 5 आया, फिर 6 आया, 1 1 2 आया, 3 और 1 4 आया, और फिर 2 आया, 24,265 आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा, 24,265, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सिंपली आपको जो CP है इसको, कॉस्ट प्राइस को आप 100% मानो। फिर आपसे बोलता है 15% का लाभ पूछे तो 115% निकाल दो, हानि पूछे 15% तो 85% निकाल दो। क्या है, परसेंट से क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम कम लगता है।
इसलिए आपको ऑलवेज दो चीज़ें अच्छे से सीख लो। कौन सा? परसेंटेज, परसेंटेज और एवरेज, सॉरी रेशियो। ठीक है, इन दो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैथ में फिर कुछ भी नहीं बचता, सब आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो।